नाजरीन आदाब, प्रोग्राम शख्सियत लेकर हम हाजिर हैं। हम अपनी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं। सिक्का राजस्थान में एक लड़का था। बड़ा हुआ तो मुंबई आया, वहाँ अपना नाम कमाया। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी वाटरप्रूफिंग की कंपनी इस्टेब्लिश की। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आए तो टॉप 5 कंपनीज़ में शुमार होने लगे। फिर ख्याल आया कि अपने गांव के उस छोटे से स्कूल के लिए कुछ किया जाए जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। सिक्का के इस्लामी स्कूल की तामीर का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन फिर पता चला कि उस छोटे से सूबे की सियासत और अंदरूनी झगड़ों की वजह से ये तामीर मुमकिन नहीं। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से दरख्वास्त की कि स्कूल के लिए उन्हें थोड़ी सी जगह दे दें। कलेक्टर साहब ने ना सिर्फ जगह फराहम की, अपनी तरफ से स्कूल की तामीर के चंदे के लिए 100 रुपया भी दे दिया। शुरुआत हो चुकी थी। उस लड़के ने वहाँ लड़कियों के लिए एक स्कूल तामीर किया, एक शानदार 5 मंजिला इमारत तामीर की, जो उस वक्त वहाँ सबसे बढ़िया और सबसे ऊंची इमारत थी। एक्सीलेंस स्कूल आज एक कॉलेज बन चुका है और राजस्थान सरकार ने उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए भी ज़मीन दे दी है, जहां तामीर का काम जारी है। आइए हम मिलवाते हैं आपको उस लड़के से, एक्सीलेंस स्कूल के रूहे रवां से और लिक प्रूफ कंपनी के सरबराह से, वाहिद चौहान साहब। वाहिद साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आदाब। आप एक बिजनेसमैन हैं, नहायत कामयाब हैं अपने फील्ड में। एक स्कूल, और वो भी एक लड़कियों के स्कूल का ख्याल आपके जहन में कैसे और कब आया? सीकर में, जहाँ से मैं जो मेरा मादरे वतन तो है ही, लेकिन मेरा गांव है जहाँ से मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वहाँ पर एक भी लड़कियों के लिए, ख़ासकर मुसलमानों में, स्कूल नहीं था जी। लड़कों के लिए बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा काम हो रहा था, और सोसाइटी में इम्बैलेंस होने लग गया था। लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, और लड़कियां मदरसों से आगे बढ़ नहीं रही थी जी। तो हमने मैनेजमेंट वालों से कहा कि क्यों ना हम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करें। तो वो वादा करते रहे, हाँ करेंगे करेंगे लेकिन मुझे अल्टीमेटली समझ में आया कि उनकी नीयत नहीं है जी। और जब हमने प्रेशराइज उनको किया तो उन्होंने कहा भी हमें नहीं करना है।
तो हमने कहा, क्यों नहीं करना है? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, जिससे उन्होंने कहा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और आपको इतनी ज़्यादा फिक्र है तो आप खुद क्यों नहीं करते? तो हमने कहा कि भैया ये काम जो है एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का काम है। बिल्कुल। हम जहाँ लड़कों के लिए, बेटों के लिए स्कूल दे रहे हैं, जी बेटियों के लिए कि स्कूल क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। तो उन्होंने कहा हमें नहीं, आपको करना आप खुद करें। जब हमने सोचा कि भाई ये तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ के करना है, सोसाइटी नहीं कर रही तो सरकार भी नहीं करती है, हमें करना चाहिए। तो हमने फिर सोचा करें, तो हम कलेक्टर के पास गए, उन्होंने सपोर्ट किया। ही गेव इज 100 रुपीज़ टू मी कि भाई ये मेरा कलेक्शन करें, आप शुरू करें। लेकिन शुरू कैसा करें? जो कम्युनिटी लीडर्स है सब, वो तो अपोज कर रहे, हमें नहीं करना है, और उनके बगैर तो काम उनके बगैर हो नहीं सकता है। था। तो हमने हमारी प्रॉपर्टीज़ बेची। हम गोवा में एक होटल बना रहे थे, जी। हमने होटल हमारा बेचा और सब पैसा ले जाकर वहाँ हमने स्कूल बनाया। बहुत खूबसूरत 6 माले की बिल्डिंग बनाई और वहाँ पे हमने शुरू किया। तो बोलने लगे ये पागल आदमी है, यहाँ कौन पढ़ने को आएगा, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों में जी। कोई नहीं आएगा, यू नो। लेकिन शुरू किया, 35 बच्चों ने शुरू किया। हम लोगों ने काफ़ी अपोजिशन के बावजूद हमारे खिलाफ में काफ़ी यू नो लोकल माफियाज, जी। पैसे वाले पॉलिटिशियंस, मुल्लास, जी हाँ। इन्होंने पूरे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़ा कर दिए, करके एक गैंग अप हमारे अगेंस्ट कर ली। फतवे दिए गए कि ये एक ध्रुत मक्कार आ गया है, ये सीकर की बच्चियों को बिगाड़ देगा जी, इसको कुचल डालो। और आज अगर इसको नहीं कुचला गया तो कल कोई दूसरा पागल आदमी खड़ा हो जाएगा। जी। यहाँ तक उन्होंने अपोजिशन, इतना सारा अपोजिशन किया, एक बिल्कुल बवंडर खड़ा कर दिया कि बहुत ही कुछ गलत काम हो रहा है। फिर भी हम लगे रहे, हमने हिम्मत नहीं आ रही। जब इतने सारे, और वहाँ पे उस वक्त पावरफुल लोग आपके खिलाफ हो गए, और जाहिर है आप पे बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए होंगे और सब, उस वक्त कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इस बात पे डटे रहने की, जिसने आपको इंस्पायर किया? वो बच्चों के फेसेस देखकर, वो बच्चों की माँओं के, दादियों के, जब हमने शुरू किया वहाँ पर, जब हमने पेरेंट्स की मीटिंग शुरू की, उस मीटिंगों में कभी भी कोई उनके वालिदैन में से फादर कभी नहीं आए, बाप या दादा नहीं आए, बल्कि माएँ, दादियाँ और नानी आई मीटिंगों के अंदर से। अच्छा। और उनका जो जोश देखा हमने, वो चाह रही थी कि हमारी, उसने आपको उस पर हमारी बेटी या हमारी पोती या हमारी नवासी जो है वो अनपढ़ हमारे जैसे नहीं रह जाए। जी। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। देन हमने सोचा कि कितना इनके दिल में है कि हमारी बच्चियां पढ़े, माओं के दिल में कितनी है। बाप को तो फिक्र नहीं है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन। बट देन आपने काम किया है, आप तो बाप हैं, आप तो औरतों के फील्ड में तो औरतों को काम करते हुए तो देखा है। या बिल्कुल, मैं तो 5 बेटियों का बाप भी माशाल्लाह। तो बहुत ही निहायत अहम और ख़ूबसूरत सा काम आपने वहाँ की बच्चियों के लिए किया है। हमें बताएं कि आप वहाँ के जो हमारे जो सोसाइटी है डिफरेंट जगहों पे, तो लड़कियों के तई आमतौर पे जो एक एटीट्यूड रहता है उनके डेवलपमेंट का, उनके एजुकेशन का नहीं रहता। राजस्थान में ख़ास तौर से चाइल्ड मैरिज वगैरह का भी की रिवायत रही है। तो आपने क्या आपके साथ ऐसा हुआ, और आपकी ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया फिर जब आप की फिक्र, जब आपने सोचने लगे, तो इस बारे में क्या? चाइल्ड मैरिज तो खैर बहुत ही मेरे साथ में हो चुका है ऐसा जी। जब मैं 4 या 5 साल का होगा, मेरी शादी कर दी गई थी। 4-5 साल की उम्र में, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। फिर मैं बॉम्बे आ गया, यहाँ पढ़ा, मैंने अंजुमन में पढ़ा, कॉलेज में गया। फिर मैं मिला, मेरी आज जो बीवी है कॉलेज में, उनसे मिला जी। तो हमने शादी करने का प्रोग्राम बनाया। बट मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो वहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हालांकि हमने कभी लड़की को देखा नहीं था, कभी जी, लेकिन काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ उसकी वजह से लेके, और काफ़ी दिक्कत भी आई। लेकिन ये इम्बैलेंस सोसाइटी में था। आप लड़कों को पढ़ाते हो और लड़कियों को नहीं पढ़ाते हो, तो ऐसा होने वाला था। ये तो मेरी एक मिसाल। तो आपने अपनी निजी जिंदगी में इसको एक्सपीरियंस उसको समझा, और काफ़ी मेरे दोस्तों को भी मैंने देखा, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है,
और उसको शादी करना है, उसको चाहिए कि अपनी बीवी जो है कोई पढ़ी लिखी हो साथ में। जी, ज़रूरी है। ज़रूरी है, नहीं तो बैलेंस नहीं होता जी। है। तो ये भी हमने समझा कि ज़रूरी है, और सब जगह हो रहा है, जी हाँ। तो सीकर में क्यों नहीं? जी, तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। गलत काम होता सब जगह नहीं होता, बॉम्बे जी में और हाँ, सब जगह हो रहा है, एंड पूरी दुनिया में हो रहा है। जिंदगी में तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक बेटा और बेटी दोनों होता है, आदमी मर्द होता है, दोनों पढ़ाई होना चाहिए। और इस्लाम में भी ऐसा नहीं कहा गया आप बेटियों को कि पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाए ना। हाँ, कोई तफरीक नहीं की गई है। ने कहा कि आप पढ़ाएं, सबको पढ़ाएं। लेकिन अब इतना मिस रिप्रेजेंटेशन हो चुका है और इतना सब कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो चुका है कि लोग ऐसा समझने लगे हैं कि शायद इस्लाम ही एजुकेशन के खिलाफ है, जबकि बुनियाद ही है इकरा। कुरान, हाँ, कुरान की शुरुआत इकरा से हुई है। बिल्कुल, उसमें ये नहीं कहा कि लड़के पढ़े हैं लड़कियां या लड़कियां पढ़ें, वो तमीज़ नहीं है। तो लड़कियों के और औरतों के खुद कफील होने के, इंडिपेंडेंट होने के लिए उनका एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक तो इम्बैलेंस हो ही जाता है समाज में, पर उनके लिए भी, उनको एम्पावरमेंट के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए है, और उनके आगे इवन बेटों को पढ़ाने के लिए भी। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बेटों को पूरा घर। जी, हमारे यहाँ ये बताएं कि लड़के भी ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। जी। और बच्चे होते हैं मोस्टली शरारती होते हैं, स्कूल से आते हैं, माँ को पता नहीं है होमवर्क करना है, कुछ भी कर रहे हैं, माँ को बेवकूफ़ बना देते हैं। बाप बेचारा परदेश में होता है, काम करने जाता है, तो वो कुछ नहीं कर सकती है उसको। जी बिल्कुल, उन्हें गाइड कर सकती है अगर वो खुद एजुकेटेड हो। बिल्कुल कर सकती है। तो आपके जो इनिशियल वहाँ उसके साथ स्कूल के साथ आप रहे, तो उसके बाद में एक्सेलेंस ने कितनी तरक्की की है? अभी कहाँ तक वहाँ पढ़ाई का ये? अभी देखिए, हमने पहले 35 बच्चियों से शुरू किया जी, और आज हमारे पास 3000 के ऊपर बच्चियाँ आ गई हैं। अच्छा। और कॉलेज हो गई है जी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गई है, बीएड शुरू कर दिया हम लोगों ने। और इस साल हमारा फर्स्ट बैच जो पहले बच्चियाँ आई थी फर्स्ट डे से, उन्होंने बीए करके इस वक्त निकले। अभी हमने फंक्शन किया एनुअल डे 15 रोज पहले जी, गवर्नर साहब वहाँ आए थे, शशि कपूर साहब आए थे, हेल्थ मिनिस्टर दुर्रू मियाँ वहाँ आए थे। बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा फंक्शन है। एंड हमारी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती उन बच्चियों को जब हमने पहले दिन देखा था जी, छोटी छोटी आई थी, तो वो आज बड़ी हो गई हैं और पूरा अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया करके अपनी डिग्री, अपना सर्टिफिकेट लेके बीए करके जा रही है। It was a great feeling. तो एक बहुत ही अकम्पलिशमेंट का एहसास। बिल्कुल। आपको, आपकी जो बेगम है रुखसाना जी, उन्होंने ज़रूर आपके इस काम में आपकी मदद की होगी। बिल्कुल, बगैर तो बीवी के सपोर्ट के आदमी कुछ काम कर ही नहीं सकता। उन्होंने और मेरी बेटियों ने जी, हमारी पूरे फैमिली ने, सबने ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। और वो भी वहाँ गई तो वहाँ पेरेंट्स से मिली, लेडीज से मिली, उनको कॉन्फिडेंस, उनको मोटिवेट किया। शुरू क्या हो रहा था, उनको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है ना, कम था। जब लोग उनको बहका रहे थे आपकी बच्ची बिगड़ जाएगी जी, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जाके मीटिंग ली पेरेंट्स वगैरह से, लेडीज वगैरह से, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाया कि पढ़ाई करने से कोई खराब नहीं होगा, खराब नहीं हो सकता। हाँ, और लकीली स्कूल भी थी, वो मोहल्ले के ज़्यादा दूर नहीं थी, नज़दीक एरिया, वॉकिंग डिस्टेंस में थी। उन्होंने कहा सेफ जगह है, अच्छा माहौल है, दीनी और दुनियाई तालीम दोनों वहाँ मिलेगी आपको जी। तो इस्लामिक करिकुलम भी है और जो रेगुलर करिकुलम है स्कूल्स का वो भी है। तो ये बताएं कि सुनने में हमारे सुनने में ऐसा भी आया है कि जो वहाँ के उस इलाके के स्कूल्स हैं, बाकी स्कूल्स हैं, जो मदरसे हैं ख़ास तौर से, उन्होंने भी अब ये शिफ्ट कर लिया, तो जो रेगुलर मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसको भी अपने करिकुलम में इंक्लूड किया, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात हो गई है। ये काम बड़ा अच्छा हो गया जी। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे स्कूल में आके बच्चे पढ़ें, हम कह रहे सीकर में सब बच्चियां रेगुलर स्कूल में पढ़ें और एजुकेशन का बढ़ावा दें। जब वो बच्चियां हमारे यहाँ आने लग गई धीरे धीरे, तो उनकी वो मदरसे तो खाली होने लग गए जी। तो कहे क्या हम क्या करेंगे, अब क्या करें हम, अब क्या करें। तो हमने कहा करो क्या आप भी पढ़ाएं, आप रुके। तो उन्होंने भी अपना रेगुलर सिलेबस शुरू करवा दिया, कुछ तब्दीली लाएं, कुछ बदलाव लाएं। अब जितने भी स्कूलें थी, कोई मिडिल तक हो गई है, कोई सेकेंडरी तक हो गई, कोई हायर सेकेंडरी तक भी हो गई है, सब रेगुलर स्कूल में कन्वर्ट हो गई है। और आज 10 से 15,000 के करीब बच्चियाँ रेगुलर स्कूल में जाने लगी हैं।
आप इस मॉडल को मुंबई में जहाँ आप रहते हैं या मुल्क के किसी और हिस्से में दोहराना चाहेंगे? वेल ये काम तो एक पागलपन के जैसा काम है वो। जी बिल्कुल। ये प्लानिंग से नहीं होता है जी। ये वहाँ पे आपके दिमाग में चढ़ गया कि आपको कुछ काम करना है और अपने सर पे कफन बांध के निकल पड़े जी। काम हो गया वो सेम चीज़ तो मुश्किल होती है वो ऐसा वैसी सिचुएशन भी नहीं बनती है। वो जुनून जो है ना वो नहीं बनता है जी। डन बट लोगों को करना चाहिए जी। इससे सबक हासिल करना चाहिए लोगों को। दे शुड कंसीडर रोल मॉडल करके। और जहाँ जहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है बच्चियों की पढ़ाई के लिए वहाँ लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और उनको आगे काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मुश्किलात का सामना आपने किया है और जिस कदर आपकी ऑपोजिशन हुई है, और चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ये ऑपोजिशन थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत कम है, तो जिस तरीके से आपने उसे टैकल किया है और इतनी सक्सेसफुली निभाया है, शायद और लोगों को उसकी सीख मिलनी चाहिए और उन्हें वो एग्जाम्पल। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ये जो काम हो समझना चाहिए, देखना चाहिए उसको। और मतलब आदमी को और कमिट करना ज़रूरी है, कमिटेड होना चाहिए मेरा अगला सवाल आपसे यही है। आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं, हमारे मुल्क की बड़ी कंपनियों में आपकी कंपनी का शुमार है और आपने शुरुआत बहुत आप सेल्फ मेड हैं, ठीक है, ऐसा आप बता रहे थे। एक तो हमें उस सफ़र के बारे में बताएं, कब शुरू किया, कैसे किया ये सब, और दूसरी बात ये कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को इस कामयाबी तक ले आती है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया है कमिटमेंट का, तो इस बारे में बताएं। शुरुआत तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में था, उसी वक्त जब मैंने पहले बताया जब मेरी बचपन में शादी हो गई जी उसी मैटर लेकर जब मेरा घर से झगड़ा हुआ तो उन्होंने मेरा खर्चा बंद कर दिया। तो आप निकल पड़े वहाँ से? निकलने पड़ा। मेरे पास पैसा नहीं थे कॉलेज फीस भरने की, हॉस्टल फीस भरने की जी। लेकिन मेरे फादर का बिजनेस था वाटर प्रूफिंग। अच्छा। तो छुट्टियाँ होती थी, वो गोवा में रहते थे, तो मैं जाता था वहाँ पे छुट्टियों में। तो वहाँ मेरे को फ्रेंड थे नहीं, तो मैं उनके कंस्ट्रक्शन वो साइड होते थे वहाँ राउंड लगाया, उनका काम देखते तो मुझे ऑब्जर्व करके मैंने कुछ आइडिया मुझे आ गया था जी। तो मैंने अपने प्रिंसिपल के पास गया, केसी कॉलेज था, कुन्ननानी थे जी। तो जिस हॉस्टल में रहते थे वहाँ एक बेसमेंट था और वो लीक कर रहा था। अच्छा। और वो अनयूजेबल था वहाँ पर जी। मैंने कहा इसको मैं वाटर प्रूफिंग कर सकता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने आपने उनको सॉल्यूशन दे दिया। मैंने कहा कि ये मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरा फादर का बिजनेस है जी, लेकिन अगर आप मुझे एक काम दे दें, आपका वाटर प्रूफिंग भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा, आप मेरी कॉलेज की फीस माफ़ कर दें और हॉस्टल की फीस माफ़ कर दें जी। एंड उन्होंने हेड्स ऑफ टू हिम, ही ट्रस्टेड मी। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के ऊपर, जो कि आम तौर पे शायद ही कोई ऐसा मौका किसी को जी बिल्कुल। कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते हैं जी हाँ, कितने नीडी बच्चे आते हैं जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस किया, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को उन्होंने मुझे काम दिया, उससे मेरा खर्चा भी निकल गया और मुझे कहने के लिए मिल गया, देखो मैंने एक बहुत बड़ा बेसमेंट वाटर प्रूफिंग का काम किया हूँ और वो समंदर के पास में था, खप पड़े जी, यहाँ बम्बई में। तो मुझे नाम भी मिल गया उससे और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तो मैं पढ़ते भी रहा और वो काम बताकर दूसरे काम भी लेता गया, तो काम भी मेरे शुरू रहे और मेरी पढ़ाई भी शुरू रही। तो वैसे मैंने अपने आप को सपोर्ट करके तो ये जो फिर जो आपकी कंपनी है लीक प्रूफ, उसे कब शुरू किया आपने? इमीडिएटली उसी वक्त शुरू। तो यही उसकी शुरुआत थी और आपको यकीन नहीं आएगा 5 साल के अंदर और उस कंपनी को मैंने इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दिया। सिर्फ 5 साल के 5 साल के अंदर। तब आपकी उम्र भी बहुत कम रही होगी। मेरी उम्र हार्डली होगी कुछ 24-25 साल की होगी जी। नंबर 1 कंपनी हुई उस वक्त, बगैर किसी सपोर्ट के, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। फादर ने तो मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरे पास पैसा भी नहीं था, बट टोटल और माय हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, यहाँ होगा। फाइनल मेरा एग्ज़ाम, बीए का मेरा एग्ज़ाम था
एग्ज़ाम होता है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जी, और उस वक्त ये वाटर प्रूफिंग का सीज़न होता है, बारिश के पहले बारिश से पहले। तो एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ काम की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ी है, एग्ज़ाम देना था, मुझे चूज़ करना था दोनों के बीच में क्या करें। तो मैंने एग्ज़ाम को ड्रॉप कर दिया। ओह जी। मैंने कहा एग्ज़ाम बाद में भी होता रहेगा, नहीं हो कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करना है जी। तो मैं बीए नहीं कर सका उस वजह से। तो फिर कंप्लीट किया? मैंने नहीं किया। मैंने टोटल में काम पे लग गया लेकिन मैंने सेक्रीफाइस, मेरा एग्ज़ाम को सेक्रीफाइस किया और काम पे लग गया। तो डिग्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कामयाब होने के लिए। ज़रूरत तो है लेकिन जब अगर दो ऐसे चीज़ आ गई तो मैंने वो चीज़, अगर आपको एक को चुनना पड़े तो फिर मैंने ये चुना। आपने ये लेकिन सही बात यह, पहले आपको डिग्री करना चाहिए, पहले पढ़ाई करना चाहिए, फिर होना चाहिए। लेकिन आपकी उस वक्त की कंडीशन में डिपेंड होती है, तो आपको एक चॉइस करना था कि आपके काम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वक्त। जी, मैं नहीं चाह रहा था मेरे क्लाइंट उस वक्त नाराज़ हो जाए, उनका काम ख़राब हो जाए, उसको नुकसान हो जाए वो, और बारिश के पहले उनको सबको काम कंप्लीट करना होता है जी। और वो मैंने कहा अगर मैं एग्ज़ाम लेने बैठ जाऊँगा, मेरे 8-10 दिन निकल जाएंगे तो वो मेरा काम सफ़र होगा, मेरे क्लाइंट सफ़र होगा, उनका नुकसान होगा। तो वो मैंने नहीं चाहा। जी, अच्छा ये बताएं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए वर्कaholic होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगैर नहीं चलेगा। उसके बगैर नहीं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसमें आपको घर में भी तकलीफ आती है बीवी भी नाराज़ होती है, बीवी नाराज़ है इस बात से, बच्चे नाराज़ होते हैं, लेकिन काम तो आपको टाइम तो बहुत देना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में जब आप आज आपके बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि एक बैलेंस होना चाहिए, जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, और जो टाइम इंसान अपने बच्चों को, अपने घर को दे सके उसका, और जो प्रोफेशन को दे सके, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं, वो तो होना चाहिए, नॉर्मल तो यही कहता है लेकिन अगर आप कितने ज़्यादा कमिटेड आपके काम के लिए डिपेंड होता है। ये ऐसा है कि अगर आपको किसी चीज़ पे जो भी आप काम करते हैं उसको नंबर 1 पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। जी, एक मुल्क के अंदर, जी हाँ, एक मुल्क के अंदर, चाहे इतने कम अरसे में, इतने बड़े मुल्क के अंदर 100 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर हज़ारों कंपनियां हैं। आप जो भी काम करें, छोटे में छोटा, अगर आप उसको नंबर 1 पहुंचा देना बहुत मुश्किल काम होता है जी, और उससे मुश्किल काम होता है उसको मेंटेन करना, उस लेवल पे उसको 35 साल से उसको मेंटेन करके रखना, वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा भी लूज पड़ गए, आराम भी चल गए, अभी रेस्ट करें, फैमिली को देना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है। तो वो आपको कमिटमेंट, ये मैडनेस है, ये पागलपन है, तो उससे होता है। स्कूल भी हमने किया ये पागलपन की वजह से। लोग कहते हैं आप पागल हो गए हैं। एक पैशन होना चाहिए अपने काम के लिए, तो तभी
वाहिद साहब, हमारे नाजरीन को अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आपके बेटे रिजवान अभी फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आए हैं और आपके काम में आपका हाथ बटाते हैं, उन सब के बारे में हमें बताएं। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई करी है, बचपन से ही। पहले इंग्लैंड में थे, फिर अमेरिका में थे जी। इस्माइल के साथ में रहते थे। अच्छा। और डिग्री ली है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, फिल्म मेकिंग डिग्री। और इस्माइल साहब के इंतकाल से पहले हम फिल्म शुरू करने वाले थे, उनको एज एक्टर लेके। अच्छा, एक्टिंग का शौक है उन्हें? शुरू एक्टिंग से करना था, बाद में अल्टीमेटली तो फिल्में बनाना ही है जी। तो वो इंतकाल होने की वजह से हमने एक बार उसको शेल्फ कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और हमारे काम में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम फिल्में बनाएंगे आगे। अच्छा, ये करेंगे। और आपकी बेटियां? मेरी बेटियां शादियां हो गई हैं जी। हाउस वाइफ है। एक बेटी मेरी डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, मेरे साथ में काम करती है। ये जो आपका कंस्ट्रक्शन का कंपनी है उसमें उनका इंटीरियर डिज़ाइन, सेकंड सेक्शन है जी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, जी, उसको हैंडल करती है वो डिज़ाइनर। वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका काम और तरक्की करे और अपने स्कूल जैसे और स्कूल बनाएं और हम बच्चियों की तालीम को और फ़ायदा पहुंचाएं। शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नया शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। शब बखैर।